अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से आज आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और ख़ास तौर पर आज के हमारे जो गेस्ट हैं जनाब अबरार अली सैयद साहब का, जो टर्की से हमारे पास आज ज्वाइन किए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है। आज का हमारा जो वेबिनार का टॉपिक है कंडीशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इन चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये अबरार अली सैयद साहब का रिसर्च है। रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर रिसर्च किया है, तो इंशाल्लाह इनके व्यूज़ सुनेंगे इस रिसर्च पर। फिर उसके बाद आपको इंटरेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। अबरार अली सैयद साहब का तारुफ से आप सब वाकिफ़ हैं, तो मज़ीद तारुफ मैं समझता हूँ कि कराकर मैं आपके और अबरार अली सैयद साहब के दरमियान टाइम नहीं लूँगा। I directly invite Dr. Abrar Ali Sayyed Saab to start the webinar on the topic. बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। It's honor and privilege to again speak in front of members of RIFA Chamber of Commerce and Industry. आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने सोचा जब हमारा रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो हमारा we thought कि first organization we should talk, especially if you want to learn something from this report, then we should talk to the members of RIFA Chamber of Commerce Industry. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आई एम शेयरिंग दी प्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा सा एक मुख्तसर सा 40-45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन दूंगा, जिसमें जो रिपोर्ट में जो क्या फाइंडिंग्स हमें मिली है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। अगर मैं एज एंटरप्रेन्योर अगर मैं ये रिपोर्ट से कुछ सीखना चाहता हूँ तो मैं क्या सीख सकता हूँ। ये हमारा आज का एजेंडा है। आई जस्ट शेयर। आप सब लोगों को स्लाइड दिख रही होगी? जी दिख रही है। ओके। हेलो सर, आपको स्लाइड और आवाज ठीक ठाक आ रहा है? हाँ, दोनों बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 2 मिनट में वो एनोटेशन बंद कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। वो क्या है कि आई थिंक ओके। सो ये हमारा रिपोर्ट है, द कंडीशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप इन चेंजिंग सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये हमने शुरू किया था जनवरी 2020 में, और हमने इसको ख़त्म किया अभी जुलाई 2021 में। इट इज़ वर्क ऑफ मोर देन 1.5 years। आज हम इसको बात करेंगे कि रिपोर्ट लिखने का मोटिवेशन क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च मेथड हमने क्या इस्तेमाल की है, फाइंडिंग्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे उस पर कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। हमें सब लोगों को पता है कि सच्चर कमेटी ने सबसे पहले मुस्लिम्स की कंडीशन जो इंडिया में है उसके बारे में हमें सबको बताया कि मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, और उसमें बहुत डिटेल में बताया गया कि हाँ उनके एजुकेशन रिलेटेड कंडीशन क्या है, उनकी जॉब और जॉब पार्टिसिपेशन रिलेटेड कंडीशन क्या है, और साथ में हेल्थ रिलेटेड उनकी कंडीशन क्या है अर्बन और रूरल एरियाज में। लेकिन सच्चर कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज में, और वुमेन औरतों में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुंडू कमेटी जब उसको बाद में 10 साल बाद उसका सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनी गई, और उसमें जब उन्होंने भी ये पाया उनकी कमेटी के रिपोर्ट में कि 49% जो मुस्लिम्स हैं वो
रूरल एरिया मतलब गांव में, और 50% मुस्लिम जो है वो शहरों में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के में इन्वॉल्व हैं। और ये दोनों रिपोर्ट्स किससे पता चलता है कि जो मुस्लिम्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड ज़्यादा है, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड बढ़ रहा है। उन्नी और बसंत दोनों ने अपने अपने रिसर्च में कहा है कि मुस्लिम्स का इनफॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेशन दूसरे सोशल रिलीजियस ग्रुप से उनसे ज़्यादा है, और मुस्लिम्स का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन वो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स में है। ये हमें मोटा मोटा पता चलता है कि अगर हम रिसर्च देखें अभी ऑलरेडी जो इंडिया में हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप पे या मुस्लिम्स पे, उसमें कहीं पे किसी ने बोला नहीं है कि मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स की कंडीशन क्या है। कमिटी, सच्चे कमेटी और कुंडू कमेटी ने बताया कि उनके मुस्लिम ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि 2014 के बाद मुस्लिम्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम लिंचिंग के काफ़ी केसेस सुनते हैं, काफ़ी जुडिशियल इंक्वायरीज और अरेस्ट हो रहे हैं आजकल, और काफ़ी मसले मुस्लिम्स को फेस करने पड़े हैं लास्ट 6-7 ईयर्स में। तो ये कंडीशन में जब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो चेंजिंग जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्सिटी जो हम इसको कहते हैं, या जो स्टेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें मुस्लिम्स को फेस करनी पड़ रही, उसमें मुस्लिम्स अपने बिजनेस को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मोटिवेशन था मोटा मोटा कि किसी ने मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई रिसर्च नहीं किया है, उन्होंने पता नहीं किया है कि वहाँ पे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। और स्पेशली लास्ट 6-7 सालों में जब से जो अपने कंट्री के हालात काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं, वैसे में मुस्लिम्स अपने बिजनेसेस को कैसे चला रहे हैं। तो ये मोटिवेशन के साथ हमने ये स्टडी को करने का सोचा कि एटलीस्ट हम शुरुआत करें, डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि हमेशा हम लोग जब मुसलमानों की कंडीशन पे बारे में बात करते हैं तो हम लोग मदरसा एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो जो बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो हमने सोचा कि हम इस पे फोकस करके एक रिपोर्ट डिटेल में बनाएं। उसके बेस में हमने ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कंडीशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, स्पेशली चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब है 2014 के बाद। और उसके बाद हमने ये पता किया कि, और उसके सब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये हैं कि जब शुरुआत करते हैं बिजनेस या चलाते हैं बिजनेस तो क्या परेशानियां आती हैं, कैसे वो अपने बिजनेस को में कंपटीशन और ग्रोथ को मैनेज करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड क्या क्या परेशानी आती है, वो डिस्क्रिमिनेशन को कैसे मैनेज करते हैं और बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, क्या सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इस्लाम और रिलीजन का क्या रोल है बिजनेस करने में, सोशल मीडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या रोल है, फाइनेंस इसको कैसे मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट का रोल क्या है मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप में, और कोविड पेंडेमिक का इफेक्ट क्या हुआ है, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है। तो ये मोटा मोटा हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये रिसर्च को किया। मैं क्यों थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज रिपोर्ट जब आप कोई लिखते हैं या काम करते हैं, 1.5 साल का जो आपका हार्डवर्क होता है, कई बार वो पता नहीं चलता है। और कई बार मुझे कई लोगों ने बोला कि आपके पास डेटा बहुत ही लिमिटेड था, मतलब है कि आपने सिर्फ 274 सर्वेस किए। जब मैंने ये डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे क्या परेशानियां, क्या इश्यूज का सामना करना पड़ा, वो भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी को नेक्स्ट कभी कॉम के लिए, और देखिए हमारा जो मकसद ये था कि हमें हमारी कॉम को इस तरह के रिसर्च की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एक हमें आईना दिखा रहा है, हमें यही बता रहा है कि हमारी कॉम में क्या हो रहा है, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज में हमें फोकस करना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन में हमने 2 तरीके इस्तेमाल किए। क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमने इन डेप्थ सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर्स के पास जाके उनसे बात किया, उनका इंटरव्यूज लिए डिटेल में।
फिर हमने कई जगह पे 5-6 एंटरप्रेन्योर्स को जमा किया, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज कहते हैं, जिसमें हम उनसे सेम सवालों के जवाब पाते थे, जिसमें हम वेरीफाई करते थे कि जवाब में कहीं कहीं फर्क तो नहीं आ रहा है, तो उसको फोकस ग्रुप इंटरव्यूज। और फिर हमने अपनी जो हम जब हमेशा जब फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो अपनी नोट्स बनाते हैं, हम जो ऑब्जर्व करते हैं उनका बिहेवियर, उनके आसपास का माहौल, तो उसकी जो नोट्स होती हैं वो। सो ये सब मिला के मोटा मोटा हमारे पास 1000 से ज़्यादा पेजेस का डॉक्यूमेंट्स थे। और क्वांटिटेटिव जो फिर हमने एक सर्वे किया था, जिसको हमने रिफा में और काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया था। उस दौरान काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि ये कहीं गवर्नमेंट के लिए तो डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं इनका क्या हिडन ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा है। अभी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया हमारे इंटेंशन पे। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिफा और काफ़ी और इदारों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन हमें लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी हमारी कौम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती है। उसके वेरियस रीजंस हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के रिसर्च को सपोर्ट करेंगे तो ज़रूरत इससे ज़्यादा अच्छा हम काम कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन हमने किया 15 शहरों में इंडिया में। और ये डेटा जब मैंने रिसर्च शुरू किया था तो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में से किसी को पता चला, और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने हमें फंड किया। तो जब हमें फंड मिला तो हमें ट्रैवल का फंड मिला, हमें अपने रहने खाने का फंड मिला, तो जिसके बेस पे, और हमें रिसर्च असिस्टेंट का फंड मिला। तो हमें कुल मिला के थोड़ा सा फंड मिला जो हम अपने खर्चों को मैनेज कर सकें रिसर्च के लिए। हमने 15 शहरों में विजिट किया, स्पेशल 10 शहरों में विजिट किया। और डेटा कलेक्शन 2 फेजेस में हुआ। पहले जनवरी 20 से लेके मार्च 2020 तक रहा। 6 शहरों में हमने विजिट किया। दिसंबर में हमने 3 शहरों को विजिट किया। 11 लोगों से हमने टेलीफोनिक इंटरव्यूज करी। हमें काफ़ी इदारों ने सपोर्ट किया। AME है, एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स है, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बैंगलोर में, काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप है, MIFRD, और काफ़ी अदर ग्रुप्स हैं जहाँ पे उन लोगों ने हमारे क्वेश्चनर को चलाया और लोगों को एनकरेज किया कि वो भरें और हमें डेटा में सपोर्ट करें। हमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला रिफा से। हमारे डेटा कलेक्शन में रिफा ने हमें काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, बॉम्बे में, मुंबरा में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, और बैंगलोर में हमें MIA ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और चेन्नई में। वो हमें लेके जाते थे इस पे। और थोड़ा सा हमें हेल्प मिला यूपी में स्टिल रिफा का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे शायद वहाँ तक बढ़ जाएगा। हमने हर अलग अलग जगहों पे जाके उनसे बात किया। आप बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। हमने रोड पे बात किया, उनके घरों में बात किया, उनके पास जहाँ वो बुलाते थे वहाँ चले जाते थे। फैक्ट्रीज थी, उनके गोडाउन्स थे। ये हमें फोटोज आपको दिख रहे हैं मुंब्रा के और धारावी के हैं। अलग अलग जगहों पे हमने जहाँ जहाँ वो बुलाते थे वहाँ पे जाके हमने उनसे बात किया। और तो हमारे पास कितने डेटा में क्या था, 77 इंटरव्यूज थे जो हमने 1-to-1 लोगों से साथ किए थे। 3 फोकस ग्रुप इंटरव्यूज थे जिसमें हर एक ग्रुप में 6 से 7 मेंबर्स थे। फील्ड ऑब्जर्वेशन नोट्स थी, पिक्चर्स थे हमारे पास, कई जगह पे उन्होंने अलाउ किया तो हमने वहाँ से पिक्चर और वीडियोज लिए थे। और तो टोटल हमारे पास फोकस ग्रुप और 1-to-1 इंटरव्यूज मिला के 101 इंटरव्यूज थे। और हमें जब हमने सर्वे किया तो हमें 274 रिस्पॉन्सेस मिले अलग अलग जगहों से। तो 274, उसमें काफ़ी आप लोग होंगे, काफ़ी रिफा के मेंबर्स हैं, काफ़ी अलग अलग इदारों के मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा फॉर्म भरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें रिस्पॉन्स किया और उसके वजह से हम ये रिपोर्ट कर पाए। तो हमारा सैंपल में बहुत वेरिएशन था। क्वालिटेटिव में हमने 20 साल की उम्र के यंग एंटरप्रेन्योर से लेके 65 इयर्स के बुजुर्ग एंटरप्रेन्योर से बात किया। 13 फीमेल और विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी हमारे डेटा में। हमने 88 मेल एंटरप्रेन्योर से बात किया। 15 शिया मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर से बात किया जो एंटरप्रेन्योर शिया मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। 10 इंटरव्यूज हमने कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स थे उनसे बात किया। 20 इंटरव्यूज हमने जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज खोजा, चेलियाज, बोराज, मेमन्स, वो कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव लेने के लिए उनसे बात किया। हमने मोर देन 20 सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज
के लोगों से बात किया, और जो स्केल था वो हमारा माइक्रो से लेके लार्ज कंपनी सबको हमने कवर किया। ये अगर आप देखें डेटा हमारा बहुत डाइवर्स है और वहां से जो निकल के आता है, इसलिए ये वैलिडेट करता है हमारे जो फाइंडिंग्स है वो। और हमने क्वांटिटेटिव डेटा 25 शहरों से हमें मिला रिस्पॉन्स। और जैसे मैंने कहा था कि हमारे डेटा एनालिसिस हमने किया था कि हमारे जब डेटा हम इंटरव्यू लेते थे उसको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करते थे। मेरे 2 रिसर्च असिस्टेंट हैं, कुदसिया सरस वाला और हफ्जा टोपी वाला, और उन्होंने फिर उसको तैयार करते थे, हम उसको चेक करते थे और फिर उसके बाद हम लोग उसमें से जो एनालिसिस करके थीम्स और अलग अलग फाइंडिंग्स निकालते थे। और हमने क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया डेटा एनालिसिस के लिए। तो ये रिस्पॉन्स है हमारे पास जो हमारे 274 हमें रिस्पॉन्सेस मिले। उसमें पता चला कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सेस हमें शहरों से मिले थे, ज़्यादा पढ़े लिखे, बिकॉज ये ऑनलाइन हमने सर्वे किया था। हम लोगों के घर जाते, लोगों से बात करते, लोगों मोहल्लों में जाके सर्वे करते। देखिए सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी के पास ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया, उनके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो वो जो डेटा उनके पास एजेंसीज होती हैं जो आपको काफ़ी ग्राउंड लेवल का डेटा ला के देती हैं, और वो डेटा गवर्नमेंट के पास काफ़ी डेटा होता है जिसको एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास हमें डेटा खुद बनाना था, और इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन था, और प्लस पेंडेमिक आ गया तो हम सर्वे को गांव तक, अलग अलग शहरों तक नहीं लेके जा सके। तो हमारे पास ये ऑनलाइन हमने सर्वे किया था, तो इसलिए हमें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्डेंट्स मिले वो ग्रेजुएट्स थे या मास्टर डिग्री कर रहे थे। हमें सिर्फ बहुत कम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का रिस्पांस मिला। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वो हो नहीं पाया। इंशाल्लाह अब दुआ करें, हम लोग एक अलग से रिपोर्ट बनाएंगे फीमेल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या कंडीशन उस पर मुस्लिम्स में। हमें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्डेंट्स मिले वो सुन्नी सेक्ट से थे, थोड़े से हमें शिया सेक्ट से मिले थे रिस्पॉन्सेज। उसमें से अराउंड 37.4% जो रिस्पोंडेंट थे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक इंजीनियरिंग, चार्टर अकाउंटेंसी या इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री रखते थे या लॉयर थे। बिजनेस बैकग्राउंड के अराउंड हमारे पास 38% रिस्पोंडेंट्स थे, और अराउंड 15% जो रिस्पोंडेंट्स थे वो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस से बिलोंग करते थे। ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट थे वो सिंगल ओनर या प्रॉपर्टी फॉर्म मैनेज कर रहे थे। और हमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज गुजरात से मिले, बिकॉज मैं गुजरात से हूँ, सो पीपल नो मी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और स्पेशली बिकॉज ऑफ रिफा का काफ़ी अच्छा नेटवर्क था, इसलिए हमें महाराष्ट्र और कर्नाटका से और तेलंगाना से भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड के थोड़े से लोग 19% लोग थे जो रिस्पोंडेंट थे वो फैमिली बिजनेस के थे। ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोफाइल, ये कॉल जो सर्वे जो डेटा है उसकी बता रहा हूँ। जब मैं फाइंडिंग्स बताऊंगा तो आपको दोनों सर्वे का रिजल्ट कैसा है और जो हमारे इंटरव्यूज का रिजल्ट कैसा है, दोनों को मिला के मैं आपको बताऊंगा दोनों के रिजल्ट कैसे हैं। हमने देखा कि ज्यादातर जो फॉर्म्स थी वो 5 साल से कम उम्र की थी। जो जो रिस्पॉन्डेंट थे उनकी जो बिजनेसेस थे वो 5 साल से कम उम्र के थे। हमारे पास 2 रिस्पॉन्स ऐसे थे जो जिनकी बिजनेसेस 100 साल से ज्यादा की टाइम से बरकरार थे। ज़्यादातर हमें रिस्पॉन्सेज सर्विस और ट्रेडिंग में मिला। हमारे इंटरव्यूज हमें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिले, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे जो फाइंडिंग्स है वो वैलिडेट होती है, क्योंकि आपको काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग से भी डेटा मिल रहा है आपके इंटरव्यू में, और सर्वे में आपको सर्विस और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा पता चल रहा है। ज़्यादातर जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उनके पास 10 से कम एम्प्लॉयज़ थे, और उसमें से अराउंड 76 आउट ऑफ 274 रिस्पॉन्डेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे, मतलब उनका कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस चल रहा था। जो एनुअल सेल्स में हमें आपको देखिएगा बहुत वेरिएशन मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का जो बिजनेस था, जो एनुअल सेल है वो 1 लाख के अंदर अंदर है, या 10 लाख से 25 लाख के बीच में था। और हमें एक कंपनी मिली जिसका एनुअल सेल्स 100 करोड़ से ऊपर का था। हमें एनुअल प्रॉफिट भी आपको देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों का जो 5 लाख से कम के एनुअल प्रॉफिट वाले रिस्पोंडेंट्स हमें थे हमारे जो सर्वे में। और टोटल इन्वेस्टमेंट में भी आपको वेरिएशन मिलेगा। 2 कंपनीज है जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट था, पर ज़्यादातर जो कंपनीज है जिनका 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट था अपने बिजनेस में। और हमारे पास थोड़े से डेटा थे जिसमें हमें पता चला कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी डेटा उन्होंने शेयर किया था। बहुत कम कंपनीज हैं लेकिन स्टिल वी गॉट टू नो कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है उसके बारे में पता चला। तो ये हमारे अभी की फाइंडिंग्स है। यूसुफ साहब आवाज ठीक है? सब कुछ हेलो?
जी ठीक है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। ओके, सो ये पहला सेक्शन है जब हम बात करेंगे कि मुस्लिम जब बिजनेस कर शुरू करते हैं तो उनको क्या चैलेंजेस आती है। तो ये सर्वे जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो सर्वे रिजल्ट है। 278 लोगों से जब हमने बात किया और हमने उनको पूछा था कि आप रैंक करिए कि आपको कौन सी मुश्किलात को इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेकर लिस्ट इम्पोर्टेंट तक, और उसमें फिर हमने उसका मीन और मीडियन निकाला और पता चला कि जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस होती है बिजनेस शुरू करने में वो होती है एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा होता है एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, टेक्नोलॉजी का मिलना, डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अदर कम्युनिटी, मतलब है कि जो आपके साथ तासुब होता है, आपके साथ जो भेदभाव होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सर्वे में हमें बहुत ज्यादा, बिकॉज ट्रेडिशनली माना जाता है कि फाइनेंस बहुत जरूरी होता है, मार्केटिंग, ये सारे चैलेंजेस होती हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हमें सर्वे रिजल्ट में नहीं मिले। लेकिन जब अपने इंटरव्यूज में बात किया तो हमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं कि पहले ही उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उन पे डाउट करते हैं, उनको कन्विंस करना सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज होता है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमारे आसपास अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है हमें उसको एनकरेज करना चाहिए। हमारे वहाँ कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी का इतना ज्यादा चलन है कि हम कोई बिजनेस शुरू करता है उसको बहुत एप्रीहेंसिव या बहुत ही डाउटफुल तरीके से देखते हैं। और अगर हमारे आसपास किसी को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और कई बार लोगों को पैसे की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती लेकिन मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जो शुरुआत में जो बिजनेस शुरू करते हैं तब फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये बड़ा चैलेंज उनके सामने था, कन्विंस करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। उन्हें कस्टमर्स को मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। कोई बिजनेस शुरू करता है, अगर फैमिली और फ्रेंड होते हैं वही सबसे पहले उनको बिजनेस भी ला के दे सकते हैं, वही पहले कस्टमर और क्लाइंट बन सकते हैं। अगर आप ही वो बंदे पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप कैसे उसके सो आई थिंक ये दोनों चीजें, ये अगर आप देखें इंटरव्यूज में हमें पता चला कि फैमिली और फ्रेंड्स को कन्विंस करना, कस्टमर और क्लाइंट को मिलना, ये बड़े मुश्किल चैलेंजेस थे। दूसरे ये थे कि स्टाफ और एम्प्लॉयज मिलना, और बाद में फाइनेंस का मसले, कि फाइनेंस कैसे कोई इन्वेस्ट करना है या कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। कई एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि उनके पास स्किल्स नहीं थी, जैसे, और आई थिंक रिफा और दूसरे जो इदारे जो आजकल काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास बिजनेस स्किल्स नहीं होता, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं होती, तो ये बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं रिफा को और मैं जो एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर चला रहा हूँ, हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे ये स्किल्स के लिए ट्रेन करें, बिजनेस स्किल्स के लिए। देखिए हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आपको स्किल्स भी सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर IIM में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, तो हम केस स्टडीज से पढ़ाते हैं। और मजहर भाई जानते हैं कि मैंने ये प्रपोज किया था कि हम रिफा के मेंबर्स को ये टेक्निक सिखाएं कि जिससे वो प्रॉब्लम, अपने बिजनेस प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। तो ये स्किल्स की बहुत जरूरत होती है जो हमें सिखाने की जरूरत है। और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन, ये ज्यादा चैलेंजेस जो मुस्लिम्स बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको फेस करनी पड़ती है। तो मोटी मोटी ये चैलेंजेस अगर हम लोग अगर ये इसको ध्यान में रखें तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे एज ए मुस्लिम रिफा या हम लोग कैसे कहाँ पे फोकस कर सकते हैं मुस्लिम्स को बिजनेस शुरू करने के टाइम पे, कहाँ पे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जब बिजनेस मैनेज करना होता है तो उसके टाइम पे आपको और ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जो चैलेंजेस हैं जो शुरुआत करने में और जो मैनेज करने में सिमिलर है, सर्वे रिजल्ट हमें ये बता रहा है। लेकिन जब हमने उनसे बात किया, इंटरव्यूज किए, तब हमें पता चला कि जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है वो बड़ी उनके लिए परेशानी का सबब था। तो उसकी वजह से उनको बिजनेस मैनेज करना मुश्किल हो गया था। कंपटीशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सामने खड़े रहना, एस्टेब्लिश MNCs हैं उसके सामने कॉम्पीट करना वो बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो और गवर्नमेंट पॉलिसीज है, अपने पता है डिमोनेटाइजेशन है, GST है, और कोविड की सिचुएशन में भी जो मिस हैंडलिंग है, ये सारे इश्यूज की वजह से भी उनका बिजनेस काफी अफेक्ट होता था। सो ये मैनेजिंग बिजनेस में ये 3 चीजें उभर के और आई हैं। जो पुरानी जो स्टार्टिंग बिजनेस की चैलेंजेस है, वो बिजनेस शुरुआत करने की चैलेंजेस है, वो तो थी, लेकिन ये एडिशनल चैलेंजेस उनके सामने है। लेकिन जो एक पॉइंट है जिस पे मैं बहुत फोकस करना चाह रहा हूँ, वो हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको बात करनी पड़ेगी और हम लोगों को बताना पड़ेगा कि काफी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स
जो परेशान है दूसरे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स के बिहेवियर से, उनका पैसा अटका हुआ है, उनसे चीटिंग हुई है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ अच्छा सा अखलाकन से पेश नहीं आते हैं कई मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स। सो आप देखिए कि मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स बेचारे, कई लोग जो हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। एक तरफ उनको नॉन मुस्लिम और गवर्नमेंट से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या तासुब का सामना करना पड़ता है, और कई बार उनको अगर मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स के साथ वो काम करते हैं तो वो कई बार उनको चीट करते हैं, उनके पैसे को दबा देते हैं, और या वो उनसे बदतमीजी और बेहूदगी से पेश आते हैं। सो अगर अच्छा कोई बिजनेस करना चाहता है तो बेचारा इधर खाई इधर कुआ वाली सिचुएशन है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि हम कैसे हमारी कौम में ये चीज़ों को कम करें। हम ये सोचें कि हम जो मुसलमान और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, सप्लायर, कस्टमर, उनके साथ कैसे हम अखलाकन पेश आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एरियाज पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा है कि फिर आप ये मैंने पूछा, हमने पता किया कि कैसे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में सरवाइव करते हैं और कॉम्पीट करते हैं। और अगर आप देखिए ये चार्ट बहुत अच्छी, ये मेरे लिए मेरा फेवरेट चार्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लो प्राइस में काम करना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स, हमने जब इंटरव्यूज किए और हमने सर्वे किया, हमें पता चला मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में सर्वाइव करते हैं और कॉम्पीट कर सकते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं और इनोवेशन पे फोकस करते हैं। यूसुफ साहब को पता है, जो रुफा में मुझे जानते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 सेमिनार्स की इनोवेशन पे और पेंडेमिक और कोविड के दौरान कि कैसे इनोवेशन को आपके बिजनेस, आप कभी भी मैं लेक्चर सुने, मैं इनोवेशन पे बात करता हूँ, क्योंकि और ये हमें भी पता चला है कि जो थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, थोड़ा सा सर्विस में इनोवेशन करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके वो अपने बिजनेस को कंपटीशन से और परेशानियों से बचाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। सेम हमने जब इंटरव्यूज किया तो हमें यही पता चला कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिलेशंस और इनोवेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है कंपटीशन को बीट करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। हमें हमेशा लोग पूछते अबरा भाई बहुत कंपटीशन है, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएं। ये आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है, आप सबके लिए। और आखिर में जो हमें इंटरव्यूज में पता चला, कई लोगों को फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है जो उनको परेशानियों में हेल्प करते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखें कि बार बार हमें कई फैक्टर्स बार बार नजर आ रहे हैं। सपोर्ट करना है हमें एक दूसरे को, फैमिलीज और फ्रेंड्स को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना है, कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करना और इनोवेशन पे करना है। अगर आप ये करते हैं तो बुरे हालात में भी आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। जब हमने इंटरव्यूज किए तो हमने पूछा कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस करते हैं। तो जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि ज़्यादातर लोगों ने बोला कि 2014 के बाद उनको बिजनेस में चैलेंजेस बढ़ी हैं बिजनेस करने में, और 35.4% लोगों ने बोला कि उनको 2014 के बाद कहीं ना कहीं उनको बिजनेस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये रिजल्ट और आप हमारे पहले के रिजल्ट में बहुत फर्क है, क्योंकि जब पहले के रिजल्ट में हमने पूछा था कि मैनेजिंग बिजनेस या बिजनेस शुरू करने में आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है, तब हर एक ने डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बड़ा फैक्टर माना था। लेकिन जब उनको क्लियरली पूछा कि 2014 के बाद, तो इसका मतलब है कि 2014 से पहले भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना शायद करना पड़ रहा होगा, इसलिए वो फैक्टर वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे वो इतनी बड़ी तादाद में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल कुछ और, आई थिंक यूसुफ साहब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है ना? आई थिंक अगर कोई इश्यू है, कोई इश्यू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई पॉइंट, तो आप मुझे लिख सकते हैं, आई कैन टेक इट अप। ओके। हमने जब इंटरव्यूज किए तो हमें पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है मुसलमानों के साथ, मुस्लिम जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ। और हमें पता चला कि सबसे पहला जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उनका होता है कि बैरियर खड़ा करना, मतलब उनके बिजनेस में रुकावट लाना। और वो कैसे लाते हैं? उनको काम नहीं देते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ऑफिसेस, उनको फैक्ट्री प्रेमाइसेस, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है। आप नॉन मुस्लिम इलाकों में जाते हैं फैक्ट्री लेने के लिए या शॉप लेने के लिए, तो ज़्यादातर लोगों को वो डिनाई किया जाता है। उनको फेयर रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है,
उनको जो उनके मेहनत का जो उनको कहा जाता है कि आप कम में काम करो, उनको क्रेडिट्स और एडवांस पेमेंट्स नहीं मिलता है, उनको इरेगुलर पेमेंट्स मिलता है, और उनको कॉम्प्लिकेटेड काम में लगा दिया जाता है, और उनको कहा तो उनसे उनसे चीजें खरीदी नहीं जाती। तो ये सारी चीजें उनसे उनको अवॉइड किया जाता है जब बाइंग में। तो ये इस तरह के मैकेनिज्म से उनके बिजनेस को में रुकावट पैदा की जाती है। दूसरे है कि डेलिबरेट एफर्ट होता है जिसमें बिजनेसेस को बंद, मुस्लिम जो बिजनेसेस करते हैं उनको बंद करने का। तो जैसे गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा रोल होता है, काफी एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली जो मीट एक्सपोर्ट बिजनेस में है, मीट बिजनेस में, लेदर बिजनेस में, उन्होंने अब हमको सबको पता है कि गवर्नमेंट के क्या किस तरह की पॉलिसीज जो बन रही है कि जिससे वो मुश्किलात हो रही है कि जिसमें वो बिजनेस को सरवाइव करना, चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे मेरा, उसमें काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लोगों ने दिए हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है। आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए और वो समझना चाहिए कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए हैं। फाइंडिंग और क्रिएटिंग सब्स्टिट्यूट्स, देखा जाता है कि कोई मुस्लिम के बजाय कोई नॉन मुस्लिम को खड़ा किया जाए मार्केट में और उसके साथ फिर बिजनेस किया जाए, उसको पैसे से मदद की जाती है कि जिससे मुस्लिम से काम सीखे और फिर खुद एक इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करे मार्केट में, जिसको फिर आखिर में जो मुस्लिम पे जो बिजनेस मिलता था उनको शिफ्ट करके नॉन मुस्लिम को मिल जाए। काफी लोगों ने बोला कि उनके कई जो राइवल्स होते हैं, कई और लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम्स के साथ बिजनेस ना करें, ऐसे वो एक मुहिम चलाते हैं। गुजरात में चिलिया कम्युनिटी है जो होटल बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चली। ऐसे ही जब कोविड के दौरान भी काफी जो जगहों पे पैम्पलेट्स बंटे गए कि मुस्लिम लोग कोविड को फैला रहे हैं, तो आप उनको बिजनेस में उनको आने ना दीजिए अपने सोसाइटीज में, अपने एरियाज में। तो इस तरह से कई एक्टिविटीज से उनके बिजनेस को बंद करने की कोशिश की जाती है। हमें सबको पता है बहुत ज्यादा हेरेसमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ता है, फिजिकल वायलेंस, लिंचिंग और किलिंग हम सुनते हैं। काफी लोगों ने बोला कि उनको इंसल्ट्स और ह्यूमिलेशन, कई जगह पे उनको बोला गया कि आप पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स हैं, आप अलकायदा के लोग हैं, हम उनसे आपसे बात बिजनेस नहीं करना चाहते। काफी लोगों ने बोला कि उनको जोक्स और टॉन्ट्स का सामना करना पड़ता है उनके इस्लाम के रिलेटेड। काफी लोगों को डराया धमकाया जाता है, काफी लोगों को परेशान किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक रिक्शा वाले का जिसने वेजिटेबल एक शॉप शुरू की थी, कार्ट, और वो पेंडेमिक में जाता था एक नॉन मुस्लिम इलाके में और वहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन फिर राइट विंग ग्रुप्स के लोग आए और वो लोगों ने उसको धमकाया और वहाँ से भगा दिया। तो ये इस तरह की आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके बिजनेस में मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जाता है। अब मुसलमान जो एंटरप्रेन्योर्स कैसे ये परेशानी, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब है, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब हमने पूछा तो क्या करते हैं, कई लोग अपने बिजनेस को बदल देते हैं, कई लोग जॉब शुरू कर देते हैं, उनको लगता है बिजनेस में ज्यादा तासुब है तो छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो अपने जो ऑक्यूपेशन को बदल देते हैं। कई लोग हैं जो ऐसे एरिया में चले जाते हैं कि जहाँ पे, जैसे मैंने कई लोगों से बात किया तो जो अहमदाबाद में थे वो कह रहे थे कि हमें जहाँ पे मुस्लिम्स के लिए थोड़ा सा अच्छा माहौल है, जैसे वेस्ट बंगाल, केरला में, दे वर प्लानिंग कि हम वहाँ पे बिजनेस शुरू करें या हैदराबाद में करें, तो अपने लोकेशन को, बिजनेस लोकेशन को बदल देते हैं। शिफ्टिंग बेस, कई लोग, हमें पता है कि लोग चाह रहे हैं कि फॉरेन मार्केट में, जब से मैं टर्की आया, लोग बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि टर्की में उनको आना है, शिफ्ट होना है। कभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ उसके कैसे आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो काफ़ी लोग हैं जो अपने बिजनेस को वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो इस तरह से वो एस्केप मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। जब हमने सर्वे में पूछा कि आप अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, 19% लोगों ने बोला हाँ वो जाना चाहते हैं। सो ये दिखा रहा है एक रुझान कि काफ़ी लोग हैं जो समझते हैं कि इंडिया में मुश्किलात हैं बिजनेस करने में और फॉरेन कंट्री में बिजनेस करके सिक्योर हो सकते हैं। दूसरा ये जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स ने बोला कि तासुब और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए वो लोग कोलैबोरेशन को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस के साथ बिजनेस करने का शुरू कर दिया है, नॉन मुस्लिम से शिफ्ट होके। और काफी लोगों ने बोला कि जैसे रिफा है या एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स है, काफी और इदारे पूरे इंडिया में चल रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में, जो मुसलमान एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से चीजें हो रही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, क्योंकि जब आप को
तासुब का सामना करना पड़े तो आप अंदर से एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है। काफी जो एंटरप्रेन्योर्स हो एक दूसरे को डॉक्यूमेंटेशन में और लीगल इश्यूज में हेल्प कर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे वहाँ हम एनजीओ सारे जो हैं वो सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को सारे डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस के लिए उनको तैयार करें, उनके फॉर्म्स को भर के ऐसा। तो आई थिंक हमें रिफा दूसरे जो एनजीओ काम करते हैं उनको सबको मिलकर ये एरिया में काम करना चाहिए। बहुत ही कम लोगों को हमने देखा जो कर रहे हैं, लेकिन इसको और बड़े तादाद पे हमें करना चाहिए। काफी लोग हैं जो अपने ज़कात फंड को अब एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज के में डाइवर्ट करें, बहुत बड़ी बात है। बहुत साल हमने लोगों को स्कॉलरशिप दिया, लोगों को पढ़ाया, लेकिन अभी हमें ये एरियाज में भी ज़कात फंड्स को डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो ये हो रहा है। काफी लोग हैं जो मुस्लिम को जो पसंद है उस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विस डिजाइन कर रहे हैं, जैसे हलाल रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, हलाल टूरिज्म आ रहा है, हलाल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। काफ़ी लोग हैं जो अभी अबाया और हिजाब के बिजनेस में हैं। काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्टिंग बिजनेसेस में जो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। और साथ में कम्युनिटी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट। तो अगर हम देखें कि अगर आप मेरा रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैंने बहुत डिटेल में लिखा है कि कैसे खोजा कम्युनिटी है या बोहरा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। वो अपने एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, वो अपने कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में मदद करने के लिए उनके लिए ढूंढ कस्टमर सप्लायर, वो नए शहर में वो जा रहे हैं बिजनेस के लिए, वहाँ पे उनको अगर कस्टमर सप्लायर ढूंढना है तो अपनी कम्युनिटी के जो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें जो दूसरी कम्युनिटी में हो रही है उससे हम सीख के हमारी कम्युनिटी है उसमें हम लोग उसको कॉपी करके उसको वो मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ लीजिए जैसे अंसारीज हैं, अगर वो जुड़े हुए नहीं है तो वो खोजा से बोहरा से सीख सकते हैं। अगर कुरैशीज हैं वो लोग अगर मिल जाएं, सैयद हैं मिल जाएं, और वो वही तरह की मॉडल जो खोजा बोहरा चेलिया कम्युनिटी, ये ट्रेडिशनल बिजनेस या मलाबारी मुस्लिम कम्युनिटी केरला की, लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस करते हैं। हमें उनको स्टडी करना है, वो मॉडल को अपने कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये करा जाए तो हम काफ़ी हद तक तासुब को मैनेज कर सकते हैं। ये हमने देखा कि तासुब को मैनेज करने का जो एक और मैकेनिज्म है वो है कोलैबोरेशन, एक दूसरे से मिल के काम करना। कई जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ये कर रहे हैं कि अपने नॉन मुस्लिम सेल्स पर्सन को रख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, अपनी बिजनेस का नाम नॉन मुस्लिम या ऐसा रख रहे हैं, न्यूट्रल नाम रख रहे हैं जिससे पता न चले कि वो मुस्लिम है। वो कई बार अपने पार्टनर्स रख रहे हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जिससे वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। कई मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेस को एक लो प्रोफाइल रख रहे हैं कि जिससे वो रडार में ना आए, लोगों के ध्यान में ना आए, तो जिससे वो टारगेट ना बने। तो ये भी मैकेनिज्म है जिस तरह से मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को सेव करने की कोशिश करते हैं तासुब से। दूसरा है कि अपने बिजनेस को थोड़ा अलग करना, जिसके वजह से नॉन मुस्लिम के पास ऑप्शन ना रहे। और मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स ने बोला कि हम लोग प्रोडक्ट्स इतनी इनोवेटिव है, हमारी डिलीवरी इतनी फास्ट है, हम कम पैसे में बहुत अच्छे वैल्यू अपने कस्टमर्स को देते हैं, इसलिए नॉन मुस्लिम भले नहीं चाहते हैं हमसे काम करना, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो हमारे साथ काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। अगर हम लोग ये 3 चीज़ों पे फोकस करें, इनोवेशन, फास्टर डिलीवरी, वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर रिलेशन, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। भले वो आपको पसंद नहीं करते हो, लेकिन वो आपके साथ ही बिजनेस करेंगे बिकॉज आप बेस्ट हैं अपने काम में। डायलॉग, कैसे हम अच्छे से तो कई लोग ऐसा कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं जो नॉन मुस्लिम जो नेगेटिव है उनसे बात करें, उनसे अखलाक से पेश आए, जिससे वो थोड़ा सा उनका रुझान बदले मुसलमानों की तरफ। तो ये भी कोशिश होती है। इस तरह से वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। और आखिरी जो पार्ट है जो बड़ी तादाद मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, इस्लामिक तरीके से जो बिजनेस करना, ईमानदारी से बिजनेस करना, सच्चाई से बिजनेस करना, लोगों को चीट नहीं करना, लोगों के पैसे को अपना पैसा समझ के एक अमानत समझ के रखना, ये सारी जो इस्लामिक हलाल बिजनेस करना, हलाल बिजनेस तरीके से बिजनेस करना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी मुस्लिम लोग अपने जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बचाते हैं तासुब से। और आखिरी है जो अल्लाह की तरफ भी कई मुसलमान जो देखे हमने, जो अल्लाह के पे छोड़ देते हैं, जो भी अल्लाह जो हाल में रखता है उससे खुश रहते हैं और दुआओं की वजह से और दावा की तरफ मुड़ते हैं।
उस तरह से भी अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमने देखा जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं तासुब से डील करने के लिए, या तासुब को ओवरकम करने के लिए, या डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए। फाइनेंस, मैनेजिंग फाइनेंस बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब हमने इंटरव्यूज किया, ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हमने बैंक लोन नहीं लेते, लेकिन हमने सर्वे में पूछा तो अराउंड 23% लोगों ने बोला कि वो बैंक लोन लेते हैं। हमने पूछा कि जब बिजनेस शुरू करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला वो पर्सनल सेविंग्स या फैमिली मेंबर्स को इस्तेमाल कर से पैसा लेते हैं। कई लोग फ्रेंड्स से, और कई लोग बैंक लोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग आजकल गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी इस्तेमाल करने लगे हैं, और माइक्रो फाइनेंस या क्रेडिट सोसाइटी, रिफा की काफ़ी क्रेडिट सोसाइटीज चलती हैं अलग अलग शहरों में। काफ़ी क्रेडिट सोसाइटी बैंगलोर में चल रही है, भटकल में मैंने देखा। तो काफ़ी मुस्लिम इलाकों में आजकल माइक्रो क्रेडिट सोसाइटीज चल रही हैं, जो अच्छे से, माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी चल रही हैं जो अच्छे से मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कौम में, और ये हमें सबको इसको डील करना चाहिए और इसको ध्यान में लेना चाहिए, है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स। हम लोग हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं सुनते, हमारे जो कंसल्टेंट्स से उनको नहीं सुनते, हमारे दोस्त हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर होने चाहिए, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारे फाइनेंस के इश्यूज आते हैं। हम एक तरफ बैंक लोन से को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम पर्सनल फाइनेंस में जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मैंने इंटरव्यूज में पाया कि लोग कहते हैं कि वो लोग पर्सनल फाइनेंस में जाते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, और वहाँ पे वो उनको रियली, और काफ़ी मुस्लिम हैं जो इस तरह के ब्याज का धंधा करते हैं, और वो दूसरे मुसलमानों को बहुत हाई रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं, और फिर उनको बहुत ही जलील करते हैं, उनको पीछे पड़ जाते हैं, उनको बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं। सो ये बहुत बड़ा मैनेज है कि हम एक तरफ रिबा से भाग रहे हैं, लेकिन हम फिर प्राइवेट फाइनेंस में या पब्लिक प्राइवेट इस तरह की मैकेनिज्म में जा रहे हैं। हमारे में लोग फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, हम कोई टाइम इस्तेमाल नहीं करते कि हम सीखें कि हम अपने बुक्स को कैसे मेंटेन करें, हमारे खर्चों को कैसे मेंटेन करें, हमारे रेवेन्यू को कैसे मेंटेन करें। इस पे हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो ये एरियाज में हमें फोकस करना चाहिए। रिफा है या जो इदारे काम करना चाहते हैं, ये एरिया में हमें हर एक मोहल्लों में, हर एक सोसाइटी में इस तरह से वर्कशॉप करके लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए। इस्लामिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वो इंटरेस्ट फ्री बिजनेस की कोशिश करते हैं, वो ईमानदारी से, कमिटमेंट से बिजनेस करते हैं, वो लोगों के साथ फेयर और अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसके वजह से वो बिजनेस को मेंटेन कर पाएं। और देखिए, अच्छा व्यवहार होता है वही आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में आगे बढ़ाता है। तो आप लोगों से अखलाकन पेश आए, लोगों से अच्छे से पेश आए, तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेंगे। नॉन हलाल बिजनेस को अवॉइड करते हैं मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स, और दूसरे इन्वेस्टर के पैसे को का क्या ख्याल रखते हैं। अगर किसी ने पैसा लगाया तो उसका ख्याल रखते हैं, उसको हजम नहीं कर जाते हैं। ये सारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हमने पाए इंटरव्यूज में जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने पूछा कि मैं पता, क्योंकि शरिया इन्वेस्टमेंट, इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस और हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत बात हो रही है। हैदराबाद में हलाल एक्सपो हुआ था, काफ़ी लोग हैं जो इसमें काम करें। तो सबसे बड़ा जो हमें दिखा कि ज़्यादातर लोगों ने कोशिश किया है, 100 लोगों ने इस्लामिक फाइनेंस जो सर्वे में शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट और हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में, लेकिन जब इंटरव्यूज उसको ट्राई किया है, सर्वे रिजल्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जब हमने इंटरव्यूज किए तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं इसको करने में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि कैसे करना चाहिए। ज़्यादातर हमें भी हमारे पास कोई वर्कशॉप सेमिनार बहुत ज़्यादा नहीं होते कि जहाँ पे हम लोगों को अवेयर कराएं इसके बारे में। ज़्यादातर लोग, बिकॉज हमें पता है हीरा जो फ्रॉड हुआ था, हैदराबाद से हुआ था, या बेंगलोर में जो IIM का हुआ था, उसमें उसके वजह से काफ़ी लोगों का जो भरोसा उठ गया है, क्योंकि उस वहाँ पे भी इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग का टैग इस्तेमाल करके उनको चीट किया गया था। और काफ़ी बार जैसे रहबर और काफ़ी और इदारे हैं जो इस्लामिक फाइनेंस और शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट में, तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ने बोला वो इसलिए नहीं जाना चाहते उनकी तरफ बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई है। तो आई थिंक ये एरियाज पे हमें फोकस करना चाहिए। अभी भी क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, शरिया इन्वेस्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अभी भी बहुत प्रीचिंग वाला काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला, माइक्रो क्रेडिट सोसाइटी थोड़ा सा अभी कुछ शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसमें पहले अवेयरनेस और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो ये एरिया में हमें फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया,
ज़्यादातर लोगों ने बोला सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सर्वे में पता है। और वो किस किस रीज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रमोशन के लिए, कस्टमर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए, और कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और सप्लायर्स को ढूंढने के लिए। लेकिन साथ में जब हमने इंटरव्यूज किया तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादातर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और बेटर रीच के लिए करते हैं। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया को, जैसे रिफा का फोरम है, हमारा एमी का फोरम है, जहाँ लोग अपने बिजनेस के प्रॉब्लम लिखते हैं और लोग उनको सजेशन देते हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नया कुछ सीखने के लिए। और आई थिंक पेंडेमिक ने हम सबको एक अलग ही माइंडसेट का बना दिया है। पहले हम लोग शायद पेंडेमिक के पहले लोग इतना वेबिनार सेमिनार अटेंड नहीं करते थे, आजकल लोग करने लगे हैं। आप लोग सब लोग हैं, ये मतलब है कि सैटरडे नाइट को आज अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से नॉलेज और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कनेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए, अपने बिजनेस नेटवर्क है उसको बेहतर करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए। लेकिन स्टिल कई लोग हैं जो सोशल मीडिया को ठीक से, वो कहते हैं उनको उनको नहीं समझ में आता है, या उनको लगता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। मैंने अपना रिपोर्ट अगर आप मेरे पढ़ेंगे, उसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए कि कैसे लोगों ने इंडिया मार्ट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। आई थिंक ये सारे अगर आप एग्जाम्पल रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप सीख सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को मैनेज किया और आगे बढ़ाया। डिजिटल ट्रांजेक्शन, ज़्यादातर लोग, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कैसे गाँव कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए, सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, थोड़े से माइनर एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, इसके ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, ज़्यादातर लोगों ने बोला गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादातर 107 लोगों पर सर्वे रिस्पॉन्सेज में पता है कि वो लोगों को पता ही नहीं है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा एरिया है। आई थिंक रिफा और दूसरे इदारे इस पे काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमें गवर्नमेंट स्कीम्स और इंसेंटिव स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए क्या जरूरत है उसके लिए बारे में बताना पड़ेगा। उसके बारे में जैसे हम लोग माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए हर एक मोहल्लों में आजकल हम लोग वर्कशॉप करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। यही काम हमें हर मोहल्लों में, हर अपने एरियाज में करना पड़ेगा, हर शहरों में करना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि मुस्लिम एनजीओज को इस पे बहुत बड़ा फोकस करना जरूरी है। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे और वजह है जिसके वजह से वो लोग गवर्नमेंट सपोर्ट या इंसेंटिव स्कीम्स को नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों ने उसको लिया है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम है जिसको काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, एमएसएमई स्कीम का फ़ायदा उठाया। काफ़ी जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं वो लोग हैंडीक्राफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या सपोर्ट फ्रॉम वेरियस रिलीजियस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। सो हमने जब पूछा तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने बोला कि वो काफ़ी कम्युनिटी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने मोरल सपोर्ट के लिए, बिजनेस कनेक्शन के लिए और नॉलेज और गाइडेंस के लिए ये लोग, ये इदारे उनको मदद करते हैं। थोड़े लोगों ने बताया कि उनको फाइनेंस भी मिलता है। जब परेशानी होती है तो कौन कौन मदद करता है? तो फ्रेंड्स, फैमिली, कंसल्टेंट्स और पार्टनर। देखिए ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। और ये नेक्स्ट स्लाइड में भी कि काफ़ी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स ने सर्वे में बताया कि आप वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जा रहे हैं, कंसल्टेंट की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। हमारे रिफा का कंसल्टिंग डिवीजन है, आप लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब परेशानी होती है तो हमेशा कोई डॉक्टर के पास जाता है। वैसे ही आई थिंक हमने देखा कि मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स अभी बहुत ओपनली अपनी परेशानियों को प्रोफेशनल लोगों तक लेके जाते हैं और अब सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। हमने पता किया कि थोड़े से लोगों को सऊदी अरेबिया और ईरान से भी हेल्प मिलता है। किस तरह की हेल्प है हमें नहीं पता। आई थिंक हमें नेक्स्ट राउंड जब हम देखेंगे तब पता करेंगे किस तरह की हेल्प मिलती है। और किस तरह की सपोर्ट मिलता है। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ज़कात फंड मिलती है कई लोगों को बिजनेस के लिए। जैसे मैंने बताया कि बोहराच और खोजा कम्युनिटी में उनका बिजनेस बोर्ड होता है,
वो लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को, उनकी इंडस्ट्री वाइज उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनकी इंडस्ट्री वाइज सेमिनार्स वर्कशॉप्स होती हैं, वो वहाँ पे डालती हैं अपने क्वेरी, और अपने उनके कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी बेस, प्लस उनको जो खोजा जमाते हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक से, जिसके बेस पे वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरह के उनके काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं। चीला कम्युनिटी में पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस होता है, हर एक होटल में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स, हर एक एम्प्लॉय पार्टनर होता है वहाँ पे। इस तरह के जो मॉडल्स हैं उसको हमें रेप्लिकेट करना चाहिए। काफ़ी जो तबलीग जमात हैं और काफ़ी और इधर जमात हैं, वो लोग भी थोड़े अपने लेवल पे मदद करती हैं लोगों को। हमारा रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह की भी इदारे हैं जो काफ़ी लोगों को गाइड, ट्रेन और मेंटर करते हैं। और काफ़ी एनजीओज हैं जो आजकल मदद कर रहे हैं मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये इस तरह के सपोर्ट से मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स बेनिफिट उठा रहे हैं। कोविड में क्या हुआ? कोविड में ज़्यादातर लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस किए, उनके लिए कस्टमर और क्लाइंट मिलना मुश्किल था, काफ़ी लोगों का पैसा अटक गया, काफ़ी लोगों का बिजनेस स्लो हो गया बिकॉज लॉकडाउन कर्फ्यू की वजह से, काफ़ी लोगों को स्टाफ और रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आया, और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, भले गवर्नमेंट ने कितने भी वादे किए हों। काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब मैंने कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी नॉन मुस्लिम्स को स्टडी किया था, तो वो लोगों ने काफ़ी सिडबी का 50 लाख का बेनिफिट था, जो 50 लाख का जो सब फाइनेंशियल सपोर्ट था उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मुस्लिम्स में आपको हार्डली कोई मिलेगा जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन काफ़ी लोगों ने ये दौरान काफ़ी चीज़ें करी, उन्होंने अपने आप को बदला, अपने माइंडसेट को बदला, उन्होंने बिजनेस को बदला और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। लास्ट मेरे वेबिनार में मैंने ये बारे में बात किया था कि कैसे उन्होंने कोविड के दौरान बिजनेस को बदला और अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को अपडेट किया इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करके। विमेन एंटरप्रेन्योर्स में हमने देखा कि 3 तरह की विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं मुस्लिम्स में। एक हैं जो अपने बिजनेस घर को चला रही हैं, उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। दूसरी जो है जो आजकल काफ़ी बड़ी कॉलेजेस में, आईएम्स में, आईआईटीज में पढ़ती हैं, एचटीज में पढ़ती हैं, और उनके पास कोई बिजनेस आइडिया जिसको वो आगे लेके जाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से, अपने फैमिली के सपोर्ट से। और तीसरी जो ग्रुप है जो काफ़ी रिच फैमिलीज से बिलोंग करती हैं और काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, जो हॉबी रखती हैं कोई और उसको परस्यू करती हैं। इस तरह की 3 हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिली। ज़्यादातर इस सबने बताया कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ये अगर आप हमें सीखना चाहिए कि हमारे वहाँ हम औरतों से काम लेते हैं लेकिन हम औरतों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो खाना भी पकाए और फिर वो बिजनेस भी करे, वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया है मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि वो आपको घर बैठे ही आप उसका अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच के व्हाट्सएप ग्रुप से या इंस्टाग्राम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेड बाय फाउंडेशन है, काफ़ी और इदारे हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी शहरों तक लिमिटेड है। दूसरा हमने ये देखा कि काफ़ी जो शहर है, जो भटकल हैं, काफ़ी अहमदाबाद है, वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलके फेयर लगाती हैं, उसमें प्रोडक्ट्स और वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, फ्ली मार्केट, इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। आई थिंक हर एक मोहल्लों में, हर एक शहरों में होनी चाहिए जहाँ पे औरतें जमा हो, इस तरह के संडे या ईद का बाजार लगाएं, स्टॉल लगाएं, और मुस्लिम जो एनजीओज हैं, मुस्लिम इदारे हैं, मस्जिदों को के कम्युनिटी हॉल है, उनको दिया जाए औरतों को, वहाँ पे उनको टेबल लगाने का मौका मिले जहाँ पे डिस्प्ले करें। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है मुसलमानों के पास, लेकिन हम कभी भी अपने मुस्लिम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपनी हमारी मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे हम उसके कम्युनिटी हॉल्स हैं, लेकिन उसके हम कभी एंटरप्रेन्योर्स को ना ट्रेनिंग के लिए देते हैं, ना हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह के फेयर के लिए देते हैं। ये सारी एरियाज पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये हमारे थॉट्स हैं कि इसको और अगर हम लोग देखें कि अगर अलग अलग हमें बहुत डेटा ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से नहीं मिला, लेकिन अगर ज़्यादातर हम अगर दूसरे अलग अलग स्टेट में ये फाइंडिंग्स कैसे उभर के आ रही हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कास्ट, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी अगर हम पसंद करें ना करें, लेकिन कास्ट बेस है, अपर क्लास और लोअर कास्ट हैं हमारे कम्युनिटी में, वहाँ पे क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, और अलग अलग सेक्टर में क्या हो रहा है, इसको हम और इन डेप्थ कर सकते हैं स्टडी। जो मैंने रिकमेंडेशन अपने रिपोर्ट में डाले हैं, लेकिन मुझे लगता है जो 2-4 रिकमेंडेशन है जो मुझे लगता है मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है, वो ये है
कि हमारे हर एक MLA MP और कॉर्पोरेटर को बोला जाए कि हमारे इलाकों में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल या सेंटर होना चाहिए। वहाँ की जो लोकल स्कूल्स होती हैं या मदरसाज होता है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर एजुकेशन शुरू होना चाहिए। उसके लिए कैरिकुलम दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चला रही है। एंटरप्रेन्योर कैरिकुलम अपने पब्लिक स्कूल्स में हम उसको खाली उठा के हमारे मुस्लिम रन स्कूल्स में लाना चाहिए। हमारे बच्चों को 8-9 स्टैंडर्ड से ही एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे वहाँ सारे इदारे मिल के काम करने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, जैसे मेरा एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स था, जब रिफा शुरू हुआ तो मैंने पहले से उनको सपोर्ट किया। आई थिंक हम लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए, हम लोग कॉम्पीट नहीं करना चाहते, हम लोग को कोलैबोरेशन करना चाहिए। हर एक इदारा एक दूसरे से मिलके काम करे और डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारे एनजीओज ने बहुत साल बच्चों को एजुकेशन में काम किया है। हमारे मुस्लिम एनजीओ का थोड़ा सा फोकस एंटरप्रेन्योर्स पे भी करना चाहिए। उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके फॉर्म्स, उनके कंप्लायंस, उस पे उनको इस तरह के कैंप्स लगाने चाहिए, जैसे मेडिकल कैंप होती हैं, और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने क्लियर करके आएंगे। इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत आगे कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अबरार अली सही है सर। अभी हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं मज़हब से दरख्वास्त करूँगा कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन लें। जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं वो अपने नाम को ठीक से लिखें और साथ में अपने शहर का नाम भी लिखें। और क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं हैंड रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इसका भी क्वेश्चन अपना हैंड रेस कीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। सैयद ये मुंशी साहब ने हैंड रेस किया है, अपना सवाल पूछिए। वो शायद उन्होंने पहले से, आई थिंक वो ऑडियो के लिए किया है, आई डोंट थिंक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ऑडियो के लिए क्लिक किया था। जी 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 ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं। आयशा कोचा, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। Jazakallah khairan kaseera. It was a wonderful session. It gave us a lot of insight into so many aspects. I had many questions, but then most of the questions were answered in your research. Alhamdulillah. I'm just curious to know that out of all these self-employed people, how many were educated? Did you cover this in any of the slides? Because I couldn't get that point. Yes, sir. I think, ma'am, we covered in the initial the response. I just show you if you want. I think so. We had. I'll just show you. This is a response of. I think मैंने screen share नहीं किया है ना. So this is survey results. Mostly were graduates and masters in a survey, and because हमने ज़्यादातर अर्बन एरियाज में इंटरव्यूज किया आपा, तो हमारे पास ज़्यादातर इंटरव्यूज जो हमने किए थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के ही थे। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये एक लिमिटेशन है हमारे रिसर्च की। अगर हम गांव में जाएंगे, हम इस तरह के लोगों से भी मिलेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान था, हमें बनारस जाना था, वहाँ वीवर से मिलना था, हमें सहारनपुर जाना था, वहाँ पे वो ये मुरादाबाद जो बर्तन काम करते हैं, लेकिन कोविड के वजह से, पेंडेमिक की वजह से हम लोग ये जगह पे नहीं जा पाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई और एजेंसी फंड करे और हम इसको और आगे तक लेके जाए। आपसे गुजारिश है कि जब क्वेश्चन अपना सवाल के साथ आप यही बताइए कि आपका लोकेशन कहाँ से बोल रहे हैं, यही बताइए। अशरफ शाह साहब, अपना सवाल पूछिए। वालेकुम अशरफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं अशरफ शाह हूँ। हमारा ऐसे गरीब खाना तो भागलपुर बिहार है, फिल वक्त मैं रियाद में हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा वर्क अबरार साहब का भी और रिफा वालों का भी ताउन। ये जो रिपोर्ट मैंने देखी थी, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही बारीकी से लेकिन बहुत ही
मानेखेज अंदाज में आपने हाईलाइट किया है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो ये कि जो आपने बताया कि निगेटिव बायस जो है अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया, इसको किस तरह से हमें ओवरकम करना है। आपने तरीक़ेकार भी टच किया था कि भाई ओपन डिबेट करना चाहिए, लेकिन इसको अमली जामा किस तरह से पहनाना है, इसकी एक ख़ास ज़रूरत है। दूसरा ये कि आपने हाईलाइट भी किया प्रेजेंटेशन में अबरार साहब कि मैं वन ऑफ दी वे कि मुस्लिम्स से फिर भी लोग डील करते हैं, उसकी वजह आपने इनोवेशन की बताई, और माशाल्लाह रिफा में आपने कई प्रेजेंटेशंस भी दिए इस सिलसिले में। लेकिन जो रिपोर्ट में आपने तस्करा किया अतल ड्रिंकिंग लैब का, हमें चाहिए कि उससे भी चीज़ों को यूटिलाइज करना, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें मज़ीद पहल कर सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं। और आपके रिपोर्ट में एक ये भी था कि जो जिसको अभी आपने जो एंडिंग पॉइंट में हाईलाइट किया कि हम लोगों को चाहिए कि एमएलए, एमपीज़ और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे दिल्ली मॉडल है कि स्कूल या मदरसे में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देना। तो इस पे जो है यूनिवर्सिटीज़ को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इसको आसानी से ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग ला सकें। और इस सिलसिले में मैं यही दरख्वास्त करूँ कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, इसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इट इज़ ए चैलेंज। इसकी तरफ आप बताएं कि किस तरह से आपकी रिकमेंडेशंस को हम लोग एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी अपना सकते हैं या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। सर, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन देखिए, 24 रिकमेंडेशंस हैं। उसमें पहला जो रिकमेंडेशन है वो कम्युनिटी और एनजीओज के लिए है। दूसरा रिकमेंडेशन जो दूसरा सेक्शन है, मैंने क्लियरली उनको डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप पहले 5-6 पढ़ेंगे वो कम्युनिटी के लिए है। स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती हैं। तो अगर आप पहले से शुरुआत करेंगे, मैंने फोकस किया स्कूल्स क्या कर सकती हैं, मदरसे क्या कर सकते हैं, जामिया, अलीगढ़, ये इस तरह के जो मुस्लिम इदारे क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला है कि एनजीओज क्या कर सकते हैं, और आखिरी जो पार्ट है वो मैंने बोला है एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, पॉलिसी लोग क्या करेंगे। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन को देखें, बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कि मैंने पहले तो अभी हर एक का अपना अपना काम है। अब मैं बताऊं कि मैं काफ़ी नॉन मुस्लिम इदारे और आईएम्स के साथ काम करता, पढ़ाता हूँ। मुझे कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया है, कभी जामिया ने नहीं बुलाया है, कभी मुझे मानू में मैं सामने से वाइस चांसलर बोला था, लेकिन डिपार्टमेंट ने कभी नहीं बुलाया, उन्होंने कभी खारिज कर दिया। आई थिंक प्रॉब्लम क्या है, हमारे इदारों में ही गेट कीपिंग बहुत ज़्यादा है। मैं अलीगढ़ में मैं कई लोगों से लिखा, कभी उन्होंने नहीं बुलाया। अभी मैं आईएम्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी हमारे जैसे को कभी मौका नहीं देते हैं। तो मसले ये है ना हमारे कि हमारे लोग, हमारे खुद ही लोग वो हैं कि जहाँ गेट कीपिंग करते हैं। और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं बुलाने वाले, और ऐसे भी ऐसे भी कोई फायदा नहीं। लेकिन ये मसला है ना हमारे, कि हमारे वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और इस तरह की जो इदारे हैं, वो लोग बहुत ही अलग एक एलिटिज्म में जीते हैं, जिसमें उनके पास सामने हमारे जैसे लोगों के लिए कोई काम करने का गुंजाइश ही नहीं है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये है हमारे साथ। और ये मैं बताऊं कि अगर जब तक ये इदारे अपने आप को खोलेंगे नहीं और अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर वो दूसरा हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनके पास काफ़ी रिसोर्स हैं, उनके पास फैकल्टीज हैं, उनके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे वो है नहीं, वो विजन ही नहीं है कि लोगों से मिलके काम करें। सो मसले हैं हमारे, पर इंशाल्लाह आपके जैसे 2-4 लोग भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्कूल्स पे, अपने इदारों में, हमारे जैसे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह थोड़ा सा पैमाने पे काम हो सकता है। सो आई थिंक ये बड़ी डिबेट है, पर लेकिन है कि हमें डिबेट को शुरू करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सो इंशाल्लाह, और जैसे मैंने कहा कि रिकमेंडेशन हर एक के लिए 4 सेक्शन में रिकमेंडेशन है। पहले है स्कूल्स कॉलेजेस क्या करेंगी और मदरसे क्या करेंगे। दूसरा सेक्शन है जिसमें एनजीओस क्या करेंगे। तीसरा सेक्शन है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स खुद क्या करेंगे। और आखिरी सेक्शन है जिसमें पॉलिसी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी। अगर हर एक चारों जो बॉडीज हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ये अपने अपने रिकमेंडेशन देख लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, सर सब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है बहुत सारी चीज़ें बताए हैं।
और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आपके पीपीटीज में हम लोगों को बहुत क्लियर हो गए। बट अगर से कुछ आप जैसे मिनी इंडस्ट्री को लेके क्वेश्चन चैट में भी आया था, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि हम लोग आप कुछ न्यू आइडियाज बता सकते हो क्या, जिसमें हम मिनी इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या अभी कौन से एरिया में हमको वर्क कर सकते हैं ये सब। शोएब देखिए, मैं जो पहले भी कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े हैं ना, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व अपने आप से किया है। ये प्रिस्क्रिप्शन केस हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रिस्क्राइब कर दे, जैसे डॉक्टर दवाई लिख दे, ठीक है ना। जी। ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है शोएब। अगर आप एंटरप्रेन्योर है ना, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस, हाँ अगर आपने सोचा कि हाँ अबरार भाई चलिए मैंने सोचा ये 2-4 चीजों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करिए, मैं जरूर गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरी ये इंडस्ट्री में आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, उसका मतलब है आप बिजनेस को ध्यान से कर ही नहीं रहे। अगर आपकी इंडस्ट्री में कहाँ अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं पता, तो आप क्यों बिजनेस में क्यों है, आपके 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं। अगर आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, 8 घंटे बिता रहे हैं अपने ऑफिस में, तो कुछ तो पता होना चाहिए। मार्केट में घूमेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, अगर नहीं तो ये आपको, और जो बात करता है, जो मार्केट में घूमता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ही लेता है। सो एक तो ये है कि ये हमें सीखना चाहिए जो स्टडीज से, कि हमें, और जो परेशानियां हैं अगर आप देखें कि सॉल्व उन्होंने अपने आप से की है, और यही बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। सो आई थिंक शोएब, जो लोग पूछ रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में अब क्या करें, पहली बात, अगर आप इंडस्ट्री में हैं और रोज 8 घंटा बिताते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें से आप 2-4 आइडेंटिफाई करके अगर मुझे पूछेंगे अबरार भाई मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मैं जरूर मदद करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि अबरार भाई आप बताइए, वो नहीं होगा। अगर मैं नहीं करता हूँ, कि मैं मानता हूँ कि बच्चा अपना माँ बाप उसको पालता है, बच्चे को कोई पराया नहीं पालता। ये आपका बिजनेस है, वो आपको खुद ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है शोएब? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमाद खान अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमाद। Presentation and research was definitely good. यहाँ पे एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक कंसर्न है कि लाइक जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर और क्लाइंट and the service provider people like us will get together and will get some opportunity in our community itself. हमारा आई थिंक मैंने अभी आजकल देखा है कि क्लब हाउस है ना, उसमें काफी लोग आजकल एक्टिव हुए हैं। काफी और भी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग प्रोफेशनल लोग फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज बेच रहे, और काफी मुस्लिम्स हैं जो ये चीजों में काफी एक्टिव हैं। तो आई थिंक आप आइडेंटिफाई करिए कई कई जो जिस करके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपनी सर्विस लिस्ट करते हैं। और क्यों सिर्फ मुस्लिम, काफ़ी नॉन मुस्लिम मैंने देखा है कि जो हमारे रिसर्च में कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी कम तासुब का सामना करना पड़ता है। सो आई थिंक एक और ये एरिया है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। मैंने आज ही सुबह में एक एंटरप्रेन्योर से बात किया जो केरला के हैं, जो कह रहे थे मुझे कि क्लब हाउस बहुत एक्टिव है केरला में। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म में जाके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सेशन ले सकते हैं और अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। जी इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। खुर्शीद साहब अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। खुर्शीद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ, किशनगंज बिहार से। जी खुर्शीद भाई कहिए। जी सर, जैसे हम लोग बिजनेस वगैरह तो करते हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन जो होता है बहुत सारी चीजों को, मतलब ऑनलाइन खरीदना या बेचना, जो परचेज और ये किया जाता है, बेचा जाता है, तो उस तरह का बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ आइडिया वगैरह बता सकते हैं। खुर्शीद भाई आई थिंक आप ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का कह रहे हैं। जी ई कॉमर्स हुआ या फिर जो होता है ऑनलाइन विजिट का। कौन सा विजिट खुर्शीद भाई?
जैसे हम लोग सर कोई सामान जैसे जोमेटो वगैरह हुआ या कोई भी चीज जो वो करता है, सेल करती है, तो उसके बारे में या फिर अपने से हम लोग कोई अपना एक आइडियाज बना करके ई कॉमर्स में उसको फील्ड में मतलब वर्क करवा सकते हैं, किस तरह से ये बोल रहे थे। तो आई थिंक खुर्शीद भाई, रिफाक का अगर आप यूट्यूब चैनल जाएंगे, यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, काफी लोगों ने उसमें प्रेजेंटेशन दिया है। सो आई थिंक मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, और जैसे मैंने कहा ना कि खुर्शीद भाई, कोशिश ये करिए कि आप आइडेंटिफाई करिए मार्केट में कि क्या सर्विसेज नहीं मिलती जिसको आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। समझ लीजिए जोमेटो क्या करता है, रेस्टोरेंट्स और जो खाना खाना चाहते हैं उनको जोड़ता है, एक प्लेटफॉर्म है। आप किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए और ये वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, शुक्रिया। मोहम्मद कलीम साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कलीम बोल रहा हूँ कैलकाटा से। जी करिए कलीम साहब। जी अबरार भाई, एक्चुअली मैंने 2019 में एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, मैं आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ था। मैंने 8-9 इयर्स मैंने आईटी इंडस्ट्रीज में काम किया एज ए एसएपी कंसल्टेंट, फिको एसएपी कंसल्टेंट। ठीक है, तो मुझे पहले से ही ये इरादा था कि मुझे बिजनेस करनी है। ठीक है, क्योंकि पेरेंटल बिजनेस है, फादर की तरफ से सपोर्ट मिला, तो मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एक प्लांट स्टार्ट किया 2019 में। ठीक है, तो उसमें जो है चूंकि एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत कम था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। सुन रहे हैं क्या मुझे? हेलो? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी आप बोलते रहिए। सवाल पर आइए। जी जी, मैन्युफैक्चरिंग का तो एक्सपीरियंस बहुत कम था, तो जो मुझे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं प्रोडक्शन और जो सेल्स का जो एरिया है, ठीक है, स्पेशली जैसे आपने अभी अपने रिपोर्ट में आप बताया कि इनोवेशन और जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब मुझे इसमें क्या करना चाहिए स्पेशली इनोवेशन में? अगर एज ए प्रोप्राइटर इतनी सारी चीजें हैं, इसमें फिनांस का पार्ट भी है, प्रोडक्शन भी है, पैरेलली सेल्स भी है, तो मुझे किस एरिया पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन कलीम भाई। आई थिंक आप, और यही इसलिए होता है कि हमेशा कई बार आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, जहाँ प्रोफेशनल लोग आके आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कि आप पहले ये देखिए कि आपके कौन से कोर स्ट्रेंथ्स हैं, आप ऑफिस में बहुत अच्छे हैं, समझ लीजिए आप टेक्निकल चीज़ों में अच्छे हैं, तो टेक्निकल में ही अगर आप देखिए कि क्या नया कुछ कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन कर सकते हैं या सर्विस में वेरिएशन कर सकते हैं जो शायद कस्टमर को भाए। और कई बार क्या होता है, आप उसको वेरिएशन करेंगे, कस्टमर को फीडबैक लेंगे और कस्टमर फिर आपको बोलेगा नहीं नहीं इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, और वैसे करके एक्सपेरिमेंट कर करके आप अपने बिजनेस में इनोवेशन ला सकते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए आपको कम बहुत कुछ मुश्किलात होती है मैनेज करने में, तो फिर आप कोई कंसल्टेंट को हायर करिए। और रिफा का कंसल्टिंग डिवीजन है, तो अगर आप उनको लिखेंगे, अगर वो हमें अप्रोच करते हैं, किसी और को अप्रोच करते हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो उनसे भी लेके आप उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज कई बार कलीम भाई ये होता है कि जरूरी नहीं कि आप सब में ही मास्टर हो, तो जो एरियाज में आप एक्सपर्ट हैं आप उसको फोकस करिए और बाकी का काम आप किसी प्रोफेशनल को दे सकते हैं। सो वैसा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जैसे कि अगर आप रिफा को लिखेंगे और अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर पता कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी याकूब, ये आई थिंक ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई थिंक वो साथ में स्ट्रीमलाइन हो रहा है। सो आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक सवाल है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जी 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 भाई, सवाल ये जानना है वो कि जो इनोवेशन हो रहा है, जो जैसे स्टार्टअप बूम हुआ है पिछले 10 सालों में, और कई सारी कंपनियों ने जो है उसमें स्टार्टअप लिया और बहुत बड़े स्केल पे गई हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। एक ऑब्जर्वेशन है कि मेरा जो खास करके यानी सभी का वीक पॉइंट हुआ है, इसमें कोई मुस्लिम स्टार्टअप्स या फिर कोई ऐसे लोग नहीं है जो उसमें नुमाया कुछ कर सकें।
तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी के साथ नए अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रहे हैं, उसके अंदर भी कॉम्पीट करने के लिए क्या किया जाए, कैसे कम्युनिटी को गाइड किया जाए, सपोर्ट किया जाए? तो मजर भाई, पहले तो जो है ना कि अगर आपको इनोवेशन, देखिए इनोवेटिव स्टार्टअप तब आता है जब हम अपने बच्चों के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाते हैं। हमारे मुस्लिम इदारों की स्कूल्स में कभी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर फोकस ही नहीं किया जाता है। आजकल क्या हो गया, दो तरह की स्कूल्स होती हैं। एक तो होती हैं कि जो होती हैं जो इस्लामिक चीज़ों पे फोकस करती हैं, कहाँ तो वो इंग्लिश, अगर लड़के इंग्लिश बोल लेते हैं उनको लगता है कि उनका काम हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इस तरह की जो स्किल्स होती है, उस पर बिहेवियरल स्किल्स पे फोकस ही नहीं है। सो वो तो पहले से हमें करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, अटल थिंकरिंग लैब और इस तरह की चीज़ों से उनको पहले से ही उनको एक माहौल मिलेगा। दूसरा एक मजर भाई, डिसएग्री करूंगा कि काफ़ी मुस्लिम ने अच्छा नहीं किया है। अगर आप मेरा रिपोर्ट देखेंगे, मैंने 25 स्टार्टअप्स को लिस्ट किया है जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में और जो मुस्लिम्स ने शुरू किए हैं। सो हो रहा है कुछ काम। मसला ये है कि हमारे वहाँ हमारे मुस्लिम जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो काफ़ी प्राइवेट इक्विटी में या काफ़ी गल्फ से पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फर्म्स में, बैंगलोर में या केरला में, बट वो कभी इस तरह के स्टार्टअप्स को फंड ही नहीं करना चाहते। मसले हमारे भी है ना कि हम लोग अगर आप अगर कोई बहुत पैसा वाला है, कोई बड़ा अजमल ग्रुप है या जिस तरह के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे वहाँ, अगर अपना सिर्फ 10 करोड़ रुपया साइड में रखें और हर साल वो कुछ मिला के 100 बच्चों को 10 लाख रुपए दें, यंग लड़कों को, IITs के, IIMs के, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे लड़कों को जो अपना स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, और उसमें से अगर आप ये 10 लाख रुपया हर एक को सपोर्ट करें शुरुआत के दिनों में, आपको क्या लगता है क्या हमारे यहाँ से यूनिकॉर्न्स नहीं निकल सकते? बहुत सारे निकल सकते हैं, बट हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारे वहाँ ये है कि हम लोग अभी मस्जिद के लिए मैं अगर चंदा निकालूं तो फटाफट लोग दे देंगे, लेकिन मैं बोलूँगा अगर 10 लड़कों को 10 लाख रुपए दीजिए, क्यों ही नहीं देगा। तो मसले ये हैं मजहर भाई कि हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, और जिसमें देखिए गलतियां तो होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 3M जो कंपनी है वो हर साल अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि आपकी जो जॉब के 25% टाइम है वो आप इनोवेशन में लगाइए, और वो हर एक एम्प्लॉय अपना 25% इनोवेशन में लगाता है, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 इनोवेशन जो होते हैं वो ब्रेक थ्रू होते हैं, और बाकी के एम्प्लॉयज का इनोवेशन कहीं तक नहीं जाता है। लेकिन ये रिस्क लेते हैं, 25% एम्प्लॉयज को 25% टाइम एलोकेट करते हैं कि आप इनोवेशन में लगाइए। वो रिस्क जो लेते हैं उसके बेस पे उनको हर साल 3-4 ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो रिमार्केबल होती है। जैसे स्टिकी नोट 3M का प्रोडक्ट है जो आप स्टिकी नोट लगाते हैं। सो ये आपको करना पड़ेगा। हमारी कौम स्कॉलरशिप दे देती है, मस्जिदें बना देती है, लेकिन इनोवेशन के लिए पैसा नहीं देती है, इस तरह की यंग लड़कों को मोटिवेट नहीं करती। करने की बहुत जरूरत है। मरियम आपा, आप रिकॉर्डिंग देख सकती हैं YouTube पे। आई थिंक इट विल बी देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? असलम शेख साहब ने हैंड रेज किया है। जी असलम शेख साहब, सवाल पूछिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं ये भी बताइए। ये सांगली महाराष्ट्र, मिरज से हैं। मिरज सांगली महाराष्ट्र से हैं। एक्चुअली हमारा एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन बनाने का बिजनेस है। हाइड्रोलिक्स के अंदर स्पेशल पर्पज मशीन्स वगैरह बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के हमारे से फंड राइज करके ना, मतलब काम करके फिर उसी के अंदर से फंड राइज करते आज अच्छा इस्टेब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। कि सर ने बताया ना कि मार्केट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है कि इनोवेशन और वगैरह जो भी चीजें बताए, वो सारी चीजें करके हम एक अच्छे मार्केट हमको अल्हम्दुलिल्लाह है। अभी ये अगर आप देखेंगे सांगली, कोल्हापुर, सातारा से ऐसे एक भी ऐसा फाउंड्री जहां तक मेरा इल्म तो है नहीं है कि जहाँ हमारे मशीन नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी हमको दिक्कत जो आ रहा है ना इसके अंदर कि एक्सपोर्ट का मार्केट जो है ना अभी हमारे रीच में नहीं है। तो उसके लिए एक कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है, थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे तो काफी अच्छा होगा। और वैसे वहाँ अप्रोच कैसा हो, क्योंकि बहुत सारे इंडिया मार्ट थ्रू वगैरह तो एक्सपोर्ट का मिलता नहीं है, और मिलता भी कुछ लीड्स मिलते भी है किसी दोस्त के जरिए से या किसी जानने वाले के जरिए से।
तो वो मटेरियलाइज नहीं होते। तो फिर इसलिए अभी अपन अपना ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है क्या मुसलमानों के एतबार से कि जैसे गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है ना बहुत सारे एल्यूमिनियम फील्ड वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फिर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है क्या अपना? सो असलम भाई, आई थिंक मेरा एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया था इंटरनेशनल बिजनेस पे, आई थिंक सर वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ रिफा पे। तो वो असलम भाई, अगर वो आपको ये लोग अगर रिफा के अगर अकाउंट से मिल जाता है तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आप एक्सपोर्ट बिजनेस, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। तो आप एक तो ये करें, या फिर दूसरा ये करेंगे जैसे मैंने कहा कि आप कोई कंसल्टेंट को हायर करें जिनको जो काफी मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं। देखिए कई मैंने जो अपने रिसर्च में देखा कि काफी अच्छे तरीके से लोग अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ट्रेड इंडिया से, इंडिया मार्ट से और ट्रेड इंडिया से। लेकिन आपको असलम भाई उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उसको डेडिकेटेडली। आप खाली लिस्ट कर देंगे उससे नहीं होगा। आपको थोड़ा उसके जैसे हम सोशल मीडिया पे आप जितना थोड़ा टाइम बिताएंगे आपको पता चलेगा कैसे काम होता है, कैसे मैकेनिज्म क्या होती है। तो इस तरह से चीजें थोड़ा सा आप करेंगे तो आप काफी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी अगर आपको जरूरत हो तो आप रिफा के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने के लिए। या फिर आप ये जो वीडियो है आप यूसुफ साहब से बात करिए, मजहर भाई से, वो लास्ट ईयर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस पे दिया था, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी और कौन है? अशरफ भाई वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हैं। अशरफ शाह साहब अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार सरकार ने अनाउंस किया हुआ है व्यवसाय लोन के लिए, वो ख़ास करके कोविड के लेकर के बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, और तो लोग भर रहे हैं एप्लीकेशन। और इसमें 3 तरह की स्कीम है, एक में 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, एक में 5 लाख, एक में 10 लाख। अब 10 लाख लोन है, उसमें 5 लाख तो सब्सिडी है जो वापस नहीं करना है, और बाकी जो है वो 84 इंस्टॉलमेंट में यानी कि 7 सालों में वापस करना है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो गुरेज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस इन्वॉल्व है, और इसकी वजह कर पीछे हट रहे हैं। आपकी क्या राय हो गई इसमें? थैंक यू सर। ये डाइसी एरिया है। मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है वो हमारा टैक्स से बेनिफिट आता है। हमारे काफ़ी मुस्लिम भाई और हम लोग टैक्स देते हैं, तो जो गवर्नमेंट का बेनिफिट है वो हर एक कंट्री में गवर्नमेंट जो बेनिफिट देते हैं उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन मसले ये ना कि हमारे वहाँ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम लोग हर एक चीज़ है ना ब्लैक और वाइट में देखते हैं, ये हलाल है और ये हराम है, हम लोग बीच का कोई नहीं देखते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये फेथ बेस्ड है, तो जो इसके जो फेथ है और कई लोग जो फिरके से जुड़े हुए हैं उसके रिलेटेड इशू है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है और गवर्नमेंट हमारा टैक्स जो हम पे करते हैं उससे ही हमें पैसा देती है, तो करना चाहिए, व्हाई नॉट। दूसरा सवाल है आफिक भाई का। आफाक अपना सवाल पूछिए। जी कहाँ से ये भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आफा, मेरा ताल्लुक भटकल से है। नाइस, भटकल काफी आया हूँ। आई डोंट नो वेदर आपने मेरे अटेंड किए सेशंस, लेकिन इट्स वंडरफुल। चलो मेरा पहला जॉब भी इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देती है उसी से शुरू हुआ था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी फिलहाल तो दुबई में हूँ। ओके, मेरा सवाल ये है, अभी बहुत सारे लोग, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया रिफा में, अभी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बिजनेस करते हैं। अभी एक ऐसा मॉडल, ऐसी चीज सामने, एक लिस्टिंग हो कि उसके नाम के साथ क्या कर रहा है और उसकी कांटेक्ट, सो दैट तो समझो कि मैं अभी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं लिस्टिंग देखूंगा कि 50 एंटरप्रेन्योर हैं, उसमें से हाँ मैं इनके साथ करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसा डेटाबेस बने जो हम आगे बढ़े। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हो कि मैं अपना
दुबई का सफर छोड़ के वापस आना चाहते हो और क्या चीज से फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, तो वो हिसाब से मेरे लिए तो 50% ईजी हो जाएगा कि मैं इधर से ही आगे बढ़ जाऊंगा। फिर उधर उधर आने के बाद मेरे पास कॉन्फिडेंस हो। नहीं तो अक्सर मैं देखा हूँ कि अक्सर लोग जाके फेल हो जाते हैं, फिर वापस आने का सोचते हैं। तो थोड़ा सा एलेबरेटली थोड़ा बताएं, तो ये सबके लिए एक सवाल है मेरे लिए। चलो जज़ाकल्लाह खैर। और आपका ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और ये जो आपने जो लेटर जो दे दिए ना, मतलब वो इस रिसर्च का, वो शायद हम लोग ने इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जो ऑडियो में। तो थोड़ा तो हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती, तो वो भी आप उसके लिए भी कुछ बता दें। चलो जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक भाई। तो आपका जो पॉइंट था वो बहुत अच्छा था। मैं ये कहता हूँ कि लिस्टिंग होती है, जैसे रिफा भी करती है, लिस्टिंग बहुत और इदारे कर रहे हैं। मसला क्या है हमारे आफाक भाई कि जैसे मैंने बोहरा कम्युनिटी में देखा कि हर एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा उनके पोर्टल में। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या छोटी है, उसमें लोग एक दूसरे को जो मौलाना जो बोलते हैं, उनके जो इमाम साहब बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए वो लोग काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि रिफा ने काफ़ी और इदारे हैं जो लिस्टिंग के लिए काफ़ी लोगों को बोलते हैं, लेकिन अभी भी आप देखें कि लोग अपनी प्रोफाइल नहीं बनाते वहाँ पे। सो अभी हमारे वहाँ अगर हम सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में आसानी से अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, लेकिन हम कोई मुस्लिम इदारों में के इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं बनाते हैं। सो मसला ये है कि आफाक भाई, जब तक प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग अपनी प्रोफाइल्स नहीं बनाएंगे, लोग अपना लिस्टिंग नहीं करेंगे, तो ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आई थिंक ये है कि हमें इसके बारे में, जैसे मैंने कहा ना कि मुस्लिम एनजीओज को इफेक्टिवली काम करना चाहिए। उनको कहना चाहिए, जैसे मेगा हेल्थ कैंप करते हैं, मेगा स्कॉलरशिप कैंप करते हैं, जॉब फेयर करते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैंप्स होने चाहिए हर एक इलाके में, और जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, उनका प्रोफाइल्स बने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उनको हर तरह की इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। आई एम श्योर लोग आसानी से ये सारी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक यूसुफ साहब ने नंबर दिया है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए। आर वी डन? कोई और सवाल नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह रिफा प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप सब सैटरडे आपको नींद आ रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये वेबिनार यहाँ कंक्लूड हो रहा है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी मशकूर हूँ कि आपने आज वक्त निकाला और आज के हमारे अहम गेस्ट डॉक्टर अबरार अली सैयद साहब से आपने इस्तेफादा किया। मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से फिर एक मरतबा डॉक्टर सैयद अबरार अली सैयद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तुर्की में हैं और हम अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाले हैं हमारे लिए, और इस अहम टॉपिक पर आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की और सवाल के जवाब भी दिए। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से ये बात बता दूँ मुख्तसरन कि जैसे अबरार अली सैयद साहब ने कहा कि रिफा का एक यूट्यूब चैनल है और उसमें डिफरेंट डाइवर्स टॉपिक्स पर मोर देन 80 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें ऑनलाइन सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स और स्केल अप के टॉपिक्स पर हमारे जो अहम गेस्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोगों के वीडियोस आपको मिलेंगे, आप वो देखिए। और इसके बावजूद आपको कोई क्यूरी है आपकी, तो आप एक तो एक आज के इस सेशन की फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, और किसी भी किस्म का एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कोई सवाल हो आपका, कोई इशू हो आपका, तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को आप कॉल कीजिए। मैंने चैट बॉक्स में हमारा एक फेसबुक पेज है, उसको भी शेयर किया है। आप उसमें नेटवर्किंग में ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। रिफा की वेबसाइट भी है और एक रिफा का मार्ट भी है, उसमें भी आपको, जैसे एक भाई ने पूछा कि इनलिस्ट करने के बारे में, तो बहुत सारे लोग इनलिस्ट करे हुए हैं अपने बिजनेस पर, आप उसके ज़रिए से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चाहे वो आपका सेल्स का इश्यू हो, मार्केटिंग का इश्यू हो, स्टार्टअप का कोई इशू हो,
या टैक्सेशन का कोई इशू हो, आप किसी भी या फाइनेंस का कोई इशू हो, आप रिफा से कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह रिफा आपकी भरपूर जो है रहनुमाई करेगी। अबरार अली सैयद साहब जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम कनेक्ट कराएंगे, आपको इशू सॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर नए टॉपिक के साथ हम एक आपके साथ जुड़ेंगे। जज़ाकल्लाह।